फेज चेंज, अवस्था परिवर्तन। हमारा आज का टॉपिक है फेज चेंज या अवस्था परिवर्तन। ये अवस्था परिवर्तन क्या होता है? जनरल सामान्य भाषा में बोला जाए तो ठोस का द्रव में बदलना, द्रव से वाष्प में बदलना, ये सारे प्रोसेस जो हम लोग बच्चे क्लास में पढ़ रहे होते हैं, जिनमें एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो रहा होता है, तो हम उसको कहते हैं अवस्था परिवर्तन। इन परिवर्तन के दौरान हो क्या रहा है? इन परिवर्तन के दौरान ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा होता है, उनकी एनर्जी में चेंज हो रही होती है, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस में परिवर्तन हो रहा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए कि जिस तरह से हम ठोस लेते हैं, ठोस के अणु बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, उनके बीच में जो है वो गैप बहुत कम होता है और इनके अणु अपने मीन पोजीशन मध्य स्थिति पर वाइब्रेट करते हैं। गति तो सभी के करते हैं, चाहे ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, लेकिन इनके कण अपनी मध्य स्थिति पर वाइब्रेट करते हैं। यदि इनके बीच की दूरी बढ़ जाती है तो ये द्रव अवस्था में बदल जाते हैं। ऐसी अवस्था में ये मूव करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ये मूव करते हैं, फिसलते हैं एक दूसरे पर। तीसरी अवस्था, जिनकी एनर्जी ज्यादा हो, सबसे ज्यादा एनर्जी होती है तीनों अवस्था में, वो गैस की होती है। अब इसमें गैप बहुत ज्यादा है तो ये फ्रीली मूव कर रहे हैं, कहीं भी मूव कर रहे हैं, बीच का डिस्टेंस ज्यादा है। अब इनमें अनस्टेबिलिटी की बात करें तो गैसियस स्टेट ज्यादा अनस्टेबल है सॉलिड स्टेट की अपेक्षा। ठोस अवस्था की अपेक्षा माने तो गैस की अवस्था जो है वो ज्यादा अनस्टेबल है। एनर्जी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी घट जाएगी। एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। इसलिए ठोस का आप देखते हैं आकार आयतन दोनों निश्चित होता है, जबकि गैस का ना आकार निश्चित होता है ना आयतन। लिक्विड का मध्यवर्ती है, उसमें आकार अनिश्चित है, आयतन निश्चित है। इसी को अवस्था परिवर्तन कहा जाता है। तो थोड़ा सा देखें, फेज चेंज, अवस्था परिवर्तन लिखा, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना, ये कहलाएगा फेज चेंज। ट्रांसफर टू वन फेज टू अनदर फेज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फेज टू अनदर फेज इज कॉल्ड फेज चेंज, है ना। अर्थात एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना क्या कहलाएगा? अवस्था परिवर्तन। अब देखिए इसमें पहला है, जैसे यहाँ अवस्था परिवर्तन को हमने दिखाया, जैसे ये सॉलिड है, आइस मान लेते हैं, सॉलिड फॉर्म है, इसको हीट दिया आपने, यहाँ हीट का सिंबल हीट दिया आपने, और यहाँ हीट देने के बाद ये लिक्विड फॉर्म में आ गया। इस तरह से मैंने ड्रॉप बनाए हुए और फिर लिक्विड बनाया हुआ है, तो ये ड्रॉप के फॉर्म लिक्विड फॉर्म में आ गया, द्रव अवस्था में आ गया। फिर आपने इसे और हीट दिया तो ये वाष्प अवस्था में चला आया, इस तरह से उड़ने लगा वाष्प अवस्था में। अब इसका रिवर्स कर दीजिए, आपने इसको फिर से हीट इसकी निकाल ली, अर्थात इसको ठंडा कर दिया, ठंडा करने पर ये द्रव अवस्था में आ गया। इसको और ज्यादा हीट इसकी निकाल ली, इसको ठंडा कर दिया तो ये ठोस अवस्था में आ गया, रिवर्स हो गया इसका, है ना। और जब ये ठोस अवस्था से लिक्विड अवस्था में बदल रहा तो इसको गलना कहा जाता है ना, पिघलना या गलना कहा जाता है। और जब द्रव अवस्था से ये वाष्प अवस्था में बन रहा होता है तो इसको वाष्पन कहा जाता है। और यदि गैस अवस्था से ये द्रव अवस्था में बदल रहा होता है तो इसको संघनन कहा जाता है। इसी तरह जब द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बन रहा होता है तो इसको जमना कहा जाता है। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या है? गलनांक बोलेंगे, गलना से रिलेटेड पॉइंट गलनांक, है ना। वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदल जाता है, उस फिर जाए या जाता है, उसको क्या कहा जाता है? गलनांक। कोई फिक्स टेम्परेचर होगा, आप किसी चीज का अलग अलग, जैसे आइस को आपने हीट किया, थोड़ा सा हीट किया, वो पिघल जाएगा, लोहे को ज्यादा हीट करने पर पिघलेगा। तो सबके लिए मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होगा, ठीक है। इसी तरह क्वथनांक है ना, वाष्पन से क्वथनांक बनेगा। तो एक निश्चित ताप जिस पर पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाए तो उसका क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा। सबके लिए अलग अलग है। आप ऑयल को देते हैं, वो अलग अवस्था में टेम्परेचर पर उड़ता है, लिक्विड अलग टेम्परेचर पर उड़ता है। इसी तरह अलग अलग की पदार्थों के अलग अलग होता है का संघनन। देखिए, एक निश्चित ताप जिस पर गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए उसको कहते हैं संघनन। तो ये संघनन, जैसे गैस से हमने संघनित कर लिया।
है ना। उसी तरह हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट इसको कहते हैं, जिस ताप पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसको कहा जाता है हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट। ये सारे परिभाषाएं और इसको चित्र की सहायता से मैंने दिखाया हुआ। अब देखिए एक नोटेबल पॉइंट ये है, अवस्था परिवर्तन में जब अणु नजदीक आते हैं तब ऊर्जा मुक्त होती है। अवस्था परिवर्तन कर रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए लिक्विड को आप सॉलिडिफाई कर रहे हैं, लिक्विड को आप सॉलिडिफाई कर रहे हैं तो इसमें क्या किया आपने, उसकी एनर्जी निकाली। उस दिन भी हम लोग गुप्त ऊष्मा में डिस्कशन किए थे, इसकी हम एनर्जी निकाली। जैसे हमने एनर्जी निकाली तो वो अपने जगह पर जो मूव कर रहे थे उनका मूवमेंट थोड़ा कम हो गया, वो नजदीक आ गए। ठीक, इसका मतलब वो सॉलिडिफाई होने के लिए अब रेडी है, सॉलिडिफिकेशन। और यदि आप चाहते हैं कि वो वाइब्रेट करें, वो ज्यादा अपने गति करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें एनर्जी डालना पड़ेगा। जैसे आपने एनर्जी डाले, उसके जो कण जो अपने जगह वाइब्रेट कर रहे थे अब उनमें मूवमेंट बहुत ज्यादा होने लगी और वो अपनी जगह फिसलने लगे, अर्थात अब वो लिक्विड फेज में आने के लिए रेडी हो गई। तो अगर हम क्या कहते हैं कि अगर हम नजदीक आते हैं किसी पदार्थ के अणु नजदीक आ रहे हैं, इसका मतलब ऊर्जा मुक्त होगी, और यदि अणु दूर जाएंगे तो ऊर्जा अवशोषित होगी, एनर्जी उसमें देना पड़ेगा आपको। सिंपल सी बात, आप आइस लेते हैं उसको गर्म करते हैं, है ना। अगर आपको उसको लिक्विड में बदलना है या खुद भी बदलना है तो इसके लिए आप क्या करते हैं, थोड़ा गर्म करते हैं। गर्म करने पर क्या होता है, उनके कण में एनर्जी दी जाती है, उनके बीच में गैप बढ़ जाता है वो लिक्विड में। अब आपको उसको वाष्प में बदल के उड़ा देना है, तो आप क्या करते हैं, और ज्यादा गर्म करते हैं। एज ए रिजल्ट बहुत ज्यादा एनर्जी उसके अणुओं में बढ़ जाती है और उसके अणु जो होते हैं अपनी सतह को छोड़ के भागने लगते हैं, उड़ जाते हैं, तो हम कहते हैं वो वाष्प अवस्था में बदल गया। तो यहाँ हमने दिखाया कि ये इनका एक एवरेज डिस्टेंस था मान लीजिए, और उसमें जब ये दूर गए, ये नजदीक आए, यहाँ से ये क्या हुए नजदीक आए, तो इसमें ऊर्जा निष्कासित हो गई और ये स्टेबल हो गए। अब इनके पास कम ऊर्जा है तो ये वाइब्रेट नहीं करेंगे, मतलब गति नहीं कर रहे हैं, उसकी तरह इधर उधर नहीं जा रहे हैं, तो ये ओनली वन वाइब्रेट कर रहे हैं। अब दूसरे कंडीशन में हम देते हैं, यहां से ये दूर गए तो इन्होंने क्या किया, ऊर्जा का अवशोषण किया। अब ये वाइब्रेट करेंगे, ज्यादा दूर से ज्यादा गति करेंगे तो इनमें ऊर्जा का शोषण होगा। ठीक है, इससे पता चलता है कि जब हम इससे दो बातें क्लियर होती है। एक पहली बात कि अगर सबसे मिनिमम एनर्जी की बात की जाए कि सबसे कम ऊर्जा किस अवस्था की होगी, तो ठोस अवस्था में सबसे कम एनर्जी होगी, इसलिए तो उसके कण स्टेबल है अपनी जगह पर, वो फिक्स आकृति का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन अगर माना जाए कि किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तो गैस की एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसके कण अपने जगह स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है, एनर्जी ज्यादा है, तो वो उछल कूद कर रहे हैं, जिसके कारण वो गैस की अवस्था में बना हुआ है। अब एक नया कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट है, लैटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, है ना। नियत ताप पर अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आपने हीट किया किसी चीज को, एक फिक्स इंटरवल तक वो हीट होगा, हीट होते होते एक ऐसा समय जब आएगा तब जब उनकी अवस्थाएं परिवर्तित होगी। जैसे आपने आइस लिया, आइस को आपने हीट किया है कि आइस पिघल रहा है और वो लिक्विड बन रहा है, लेकिन जब तक आइस बचा हुआ है, वो पूरी तरह लिक्विड नहीं बना है, तब तक और फिर लिक्विड बनने की कुछ देर तक उसके टेम्परेचर में चेंजिंग नहीं आ रहा है। तो टेम्परेचर जा कहां रहा है, टेम्परेचर उसमें अवशोषित हो रही है, टेम्परेचर उसमें एब्जॉर्ब हो रहा है और वो उसमें गुप्त ऊष्मा कहलाएगा, उसकी छिपी हुई ऊष्मा कहलाएगा। बाद में कुछ देर के बाद आप देखिएगा उसमें टेम्परेचर में रेज होना, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो उसकी अवस्था में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, वो लिक्विड बनना शुरू हो गया। अब लिक्विड बनेगा, पूरा लिक्विड बन गया। अब लिक्विड से अब वेपर बनने के लिए फिर एक समय तक उसको ऊष्मा देना पड़ता है, तब तक वो उसमें एब्जॉर्ब करता है, फिर एक सीमा के बाद वो वेपर बनना शुरू होता है। तो कुछ देर तक जब तक वो लिक्विड फेज में था, वाष्प नहीं बना, तब तक उसने ऊष्मा एब्जॉर्ब की, ये उसकी गुप्त ऊष्मा है। अब हम इसी बात को पढ़ते हैं, नियत ताप पर अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान के पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा Q हो, तो हम कहेंगे Q समानुपाती m, ऊष्मा जो है द्रव्यमान के समानुपाती। इसको उल्ट करते हैं, हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक कांस्टेंट को, इसको इस तरह से लिख लेंगे ml, जहां L पदार्थ की गुप्त ऊष्मा है जो प्रत्येक पदार्थ का विशिष्ट गुण है।
हर पदार्थ की एक गुप्त ऊष्मा होती है, उसके द्वारा त्यक्त ऊष्मा एक गुप्त ऊष्मा होती है। हम दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा देख लीजिए एक बार। अब देखिए गुप्त ऊष्मा के मात्रक, तो हमारे पास फॉर्मूला है Q इक्वल टू एम एल। एल गुप्त ऊष्मा है, लेटेंट हीट है, एल बराबर Q बाय एम, ठीक है, Q बाय एम। अतः सीजीएस मात्रक अगर निकालें तो Q का कैलोरी मात्रक होगा और द्रव्यमान के लिए ग्राम, तो कैलोरी पर ग्राम इसका सीजीएस मात्रक है। एम की एस मात्रक निकालें तो Q का किलो कैलोरी हो जाएगा और इसका किलोग्राम, द्रव्यमान का क्या होगा किलोग्राम, तो किलो कैलोरी बाय केजी। और यदि ऐसा ही मात्रक लेंगे तो जूल पर किलोग्राम, जे पर केजी, ये उसका ऐसा ही मात्रक हुआ। अब एक ग्राफ के सहायता से हम लोग देख रहे हैं, ये ग्राफ है, इसमें नीचे ऊष्मा, ये इंडिकेट कर रहा है नीचे एक्स एक्सिस पर ऊष्मा और वाई एक्सिस पर हम लोग ताप को दिखा रहे हैं और एक ग्राफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं तो किसी बर्फ लिया है हमने और हम उसको हीट कर रहे हैं और टेम्परेचर उसका नोट करते जा रहे हैं, तो हमने देखा कि 0 डिग्री सेल्सियस तक पहले टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। मान लेते हैं -2 डिग्री सेल्सियस से हमने टेम्परेचर बढ़ाते हुए अभी तक वो बर्फ है और 0 डिग्री सेल्सियस पर भी वो बर्फ ही है कि नहीं। टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर या इंक्रीज किया तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा के मान m F1 डेल्टा थीटा, विशिष्ट ऊष्मा में वृद्धि हुई, विशिष्ट ऊष्मा है इसमें और टेम्परेचर में वृद्धि हुई, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ ही रहा है ना। और यहाँ पर जाके देखिए फिर से जो है कुछ देर तक ऊष्मा कांस्टेंट रही, 0 डिग्री सेल्सियस पर जाके ऊष्मा कौन, उसमें देखिए ये ग्राफ यहाँ बढ़ने रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है उसका टेम्परेचर वो कांस्टेंट, ताप जो है वो अचल रहा, नहीं बदला, तो यहाँ हमने लिखा टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब अब आइस मेल्ट करेगा, अब आइस मेल्ट करेगा, एम जो है वो इसका जो गुप्त ऊष्मा है यहाँ दिखाएगा वो आइस में कन्वर्ट होगा। आइस मतलब ये जो हमने उसमें विशिष्ट ऊष्मा जो थी उसकी अब गुप्त ऊष्मा के रूप में उसमें संचित होने लगी, हीट जितना देना शुरू कर दिया उसमें गुप्त ऊष्मा के रूप में संचित होने लगी। और फिर देखिए ये ठोस प्रावस्था, यहाँ पर ये क्या है सॉलिड है, ये क्या है सॉलिड अवस्था में है जब तक वो 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर। एट लास्ट फिर से जो देखते हैं कि अब ये द्रव अवस्था में बदलना शुरू होता है। द्रव अवस्था में बदलने के लिए इसको 3.33 गुना 10⁵ किलो जूल पर केजी लग रहा है ऊष्मा, या 80 किलो कैलोरी पर केजी द्रव ऊष्मा है उसकी, ये उसकी गुप्त ऊष्मा के रूप में उसमें संचित है। कब ये जितना हमने हीट दिया जब तक वो लिक्विड फेज में था, तब तो लिक्विड फेज में आने तक उसके टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट नहीं हुई, तो वो टेम्परेचर क्या हुआ कि तब तक उसने ऊष्मा जो एब्जॉर्ब किया वो उसकी गुप्त ऊष्मा के रूप में 80 किलो कैलोरी पर केजी के रूप में संचित है। यहाँ केजी लिखा हुआ है, पर केजी के रूप में संचित है, ठीक है ना। ये उसकी गुप्त द्रवन की गुप्त द्रव प्रावस्था में। अब ऊपर गया, इससे फिर हमने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, तो हम देखते हैं एक अवस्था तक वो ऊष्मा एब्जॉर्ब करते जाता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब उसके बाद जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी अवस्था गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, द्रव से वो क्या हो जाता है गैस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। यहाँ हमने दिखा दिया है ये लिक्विड में और यहाँ गैस अवस्था में। तो 22.6 गुना 10⁵ जूल पर केजी या 540 किलो कैलोरी पर केजी के रूप में वो गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, तो गैस की वो गुप्त ऊष्मा के रूप में वो संचित हो जाता है उसमें। अब यहाँ भी हमने दिखाया कि 100 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज करता है, उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस तो 100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, 100 डिग्री जल जाता है, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। और फिर जब हम बढ़ाते हैं उस टेम्परेचर को तो वो वास्तव में बदल जाता है। अब एक बात गौर करने लायक है कि आपको ये यहाँ देखते हैं कि द्रवण की गुप्त ऊष्मा जो है वो 80 किलो कैलोरी पर केजी है,
है ना, द्रव की गुप्त उष्मा, और वहीं वाष्प की गुप्त उष्मा जो है वो 540 किलो कैलोरी पर केजी है। दो चीजें हैं, है ना, लिक्विड अर्थात द्रव, हिंदी में लिखें तो द्रव के लिए है 540 किलो कैलोरी पर केजी, और वहीं सॉरी ये हो जाएगा वाष्प के लिए, और द्रव के लिए हमारे पास है जो है 80 किलो कैलोरी पर केजी, ये हमारे पास है। इसमें से किसका ज्यादा है? ऑब्वियसली वाष्प का। तो यदि दो ऐसे स्थितियां लाई जाए कि एक में वाष्प, दो बर्तन रखे जाए, एक में वाष्प है और एक में जो है द्रव रखा हुआ है, गर्म है, आपको हाथ डुबाने के लिए, कुछ सेकंड के लिए आपको हाथ डुबाने के लिए रखा जाए, कहा जाए कि हाथ डुबाइए, ये सजा मिली हुई है आपको, मान लीजिए, तो आप किसमें हाथ डुबाना पसंद करेंगे? जो किसमें थोड़ा सा आपको प्रॉफिटेबल होगा, कि आपका लॉस कम हो, तो निश्चित रूप से आप द्रव में हाथ डुबाना, क्योंकि उसकी गुप्त उष्मा का मान कम है, इसलिए वो कम जलन पैदा करेगा, जबकि वाष्प जो है अधिक जलन पैदा करेगा, क्योंकि उसकी गुप्त उष्मा का मान अधिक है। जो गुप्त उष्मा ज्यादा छिपा के रखा है वो जैसे आपके कांटेक्ट में आएगा वो ज्यादा उष्मा आपके रिलीज करेगा, नतीजा डैमेज होने की संभावनाएं ज्यादा रहेगी। इसलिए वाष्प का जलन जो होता है वो ज्यादा होता है कैसे? द्रव के जलने से। द्रव जो है गर्म पानी आपके शरीर पर गिर जाता है, हाँ आपको डैमेज करता है, लेकिन अगर भाप से जो जलता है वो ज्यादा डैमेज करता है और ज्यादा कष्टकारी होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसकी गुप्त उष्मा का मान ज्यादा है। ठीक है, थोड़ा और देखें। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दो प्रकार की गुप्त उष्माओं के बारे में। एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको शॉर्ट में LF लिखेंगे, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसको LV लिखेंगे। दो प्रकार के गुप्त उष्मा। तो द्रवण या गलन की गुप्त उष्मा क्या है? बिना ताप बदले किसी ठोस के एकांक द्रव्यमान को पूर्णतः द्रव में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को उस पर ठोस के गलन की उष्मा कहते हैं। टेम्परेचर चेंजिंग नहीं है, और हमने आपको बताया कि द्रवण की गुप्त उष्मा क्या होगी कि जब आप उसको द्रव अवस्था में बदल रहे हैं, द्रव जब तक वो है एक बिना ताप बदले किसी ठोस के एकांक द्रव्यमान को पूर्णतः द्रव में बदलने के लिए जब आवश्यक उष्मा हो, वो द्रवण की गुप्त उष्मा हो गई। और ठोस से द्रव अवस्था में गुप्त उष्मा का क्या होता है उसमें भी बताए, ठोस से द्रव अवस्था में बदलेगा तो गुप्त उष्मा का क्या होगा? अवशोषण होगा। क्यों? क्योंकि ठोस से द्रव में जैसे जाएंगे तो अणु क्या होंगे उसके? दूर दूर जाएंगे। ठोस अवस्था से जैसे द्रव अवस्था में जाएगा तो अणु क्या हो जाएंगे? दूर दूर होंगे। दूर दूर जब अणु होते हैं तो उष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है, उसमें उष्मा अवशोषित होगी। और द्रव से जैसे ठोस अवस्था में आएगा तो गुप्त उष्मा का क्या होगा? निष्कासन होगा। जब नजदीक आएंगे सॉलिडिफाई होगा, अणु स्टेबिलिटी में आएंगे तो उष्मा बाहर निकलेगी। यहाँ हमने दिखाया कि जब ये सॉलिड से लिक्विड में आया तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ, और जब बाहर निकला तो यहाँ निष्कासन हुआ, इमिटेशन हुआ, यहाँ इमिट किया, है ना। ये प्रोसेस आपका गलन है, ये प्रोसेस आपका जमना है, फ्रीजिंग है। अब देखिए, अर्थात 0 डिग्री से, इसका अर्थ क्या हुआ कि हमसे कहते हैं जैसे बर्फ की गुप्त उष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम होती है, या 80 किलो कैलोरी पर केजी होती है, ऐसे लिख सकते हैं। तो अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस वाले 1 ग्राम जल में बदलने के लिए 80 कैलोरी, है ना, उष्मा की आवश्यकता होगी। कितनी? 80 कैलोरी, या 3.36 10⁵ जूल उष्मा की आवश्यकता। जूल में बोलेंगे तो इतनी उष्मा की आवश्यकता हो। कितनी? 1 ग्राम बर्फ को आपको 1 ग्राम जल में बदलने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो आपकी 80 कैलोरी लग रही है। तो इसका मतलब उसकी गुप्त उष्मा कितनी है? 80 कैलोरी। क्योंकि हम लोग पहले ही पता कि
कि बिना परिवर्तन किए जितना आप एकांक द्रव्यमान के ताप पदार्थ को उसमें बदलने के एकांक द्रव्यमान के द्रव्यमान वाले पदार्थ को आप पूर्णतः दूसरे द्रव में बदलने के जो करते हैं वो द्रवण की गुप्त ऊष्मा। तो इसकी द्रवण की गुप्त ऊष्मा इतनी है। फिर कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, बिना ताप बदले किसी द्रव के एकांक द्रव्यमान को पूर्णतः उसकी गैसीय अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे यहाँ है लिक्विड, इसको हमने एनर्जी, लिक्विड से गैस बनेगा, मॉलिक्यूल दूर जाएंगे तो एनर्जी का एब्सॉर्प्शन होगा या एनर्जी अवशोषित हुई। फिर इससे हमने क्या किया, इसको संघनित कर दिया, फिर वाष्प से इसको संघनित किया। इसका मतलब क्या, वाष्प से संघनित किया, फिर अणु नजदीक आए, इसका मतलब क्या, उष्मा रिलीज होगी, उष्मा बाहर निकली, है ना, गुप्त उष्मा। इस तरह से हम सब पढ़ेंगे, देख लीजिए। जिसको समझ में नहीं आएगा वो कमेंट में